चले भाई, इस पूरे मामले पर, ऑपरेशन सिंदूर पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चेयरपर्सन झटका मूवमेंट के रवि रंजन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल होगा रोहित शर्मा जी आपसे। रोहित शर्मा जी, जिस तरह से एस जयशंकर की यहाँ पर ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट संकेत दिया कि भारत के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की, या फिर बात करें उन्होंने पुतिन से बात की। वैश्विक स्तर पर भारत को समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। विक्टिम एज इन कि हमें बचा लो भारत से, भारत ने हमारे खिलाफ गलत कार्रवाई की, हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते। देखिए, विक्टिम कार्ड जितना भी प्ले कर ले, कल रात की खबर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और रात से अब तक की इंफॉर्मेशन शायद आप अभी है भी तो मैं नहीं सुन पाया हूँ। सिचुएशन ये है कि रात में पाकिस्तान ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की। एक मिसाइल को हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल्स ने इंटरसेप्ट किया, ऐसी खबर है। अभी तक इंडियन आर्मी ने कंफर्म नहीं किया है, पाकिस्तान ने कंफर्म नहीं किया है। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल्स मारने की कोशिश की गई थी रात में, बहुत सारे मिसाइल मारते, एक दो नहीं, और उनको सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया। उसके वीडियोस अवेलेबल हैं। सुबह 5 बजे मैंने खुद एक वीडियो इस पे दिया था। एक चीज कि क्या सिचुएशन है इस समय, तो पाकिस्तानी आर्मी जो बोल रही है वो ये कि इंडिया ने पिछले 4 घंटे में तकरीबन 10 जगहों पर ड्रोन अटैक किए, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी। ये पाकिस्तान का क्लेम है, इंडिया का नहीं है। लेकिन एक बड़ा जवाब मिला है पाकिस्तान को, अगर ऐसा है तो 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए फिर से पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद कर दी गई है। और पाकिस्तान अब ये घबराया हुआ है, जगह जगह पे ब्लास्ट, जगह जगह पे। सियालकोट की कल हालत ये थी कि धमाके धमाके सुनाई दे रहे थे, पता नहीं चल रहा था। गुजरावाला के आर्मी कैंटोनमेंट में आग लग रही थी रात में, उसके वीडियोस अवेलेबल है। ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन अभी तक इन खबरों को कोई कंफर्म नहीं किया, किसी ने कंफर्म नहीं किया। अगर तुम पापा से पंगा लोगे तो पापा तो मारेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मारेंगे। तो ये कहानी पाकिस्तान को ज्यादा समझ नहीं है और हमें कहीं समझ नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, जिसको हमारे मिसाइल S-400 बोलिए मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम ने डिफ्यूज कर दिया या इंटरसेप्ट कर दिया सबको। उसके बाद हमने क्यों मारे, ना ये पहले वाले हमारे इंटरसेप्ट कर पाए थे, ना अब इंटरसेप्ट कर पाए। आर्मी हेडक्वार्टर के ऊपर जो अटैक की बात कर रही है, जो भी DGSPR बोले हैं कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया। अरे इंटरसेप्ट कर लिया तो आग कैसे लग रही है तुम्हारे आर्मी हेडक्वार्टर में नीचे? आग की वीडियो तो दिख रहा है ना। तो वो कुछ गड़बड़ है जो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, बट स्टिल लेट्स सी कि ये किस तरफ जा। जी, रवि रंजन जी, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि पाकिस्तान इसका जवाब देगा। भारत ने शुरुआत की है तो खत्म पाकिस्तान करेगा। तो अब आपको क्या लगता है, राजनाथ सिंह की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद की अभी कार्रवाई बाकी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक और स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक क्या यहाँ पर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की जाएगी? क्योंकि इस तरह की गीदड़ धमकियां भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। जहां तक पाकिस्तान खत्म कर कहता है कि वो खत्म करेगा, ये तो भारत ने शुरू किया है, जिसे वो जो भी दे दें आप। पाकिस्तान खुद खत्म होने की कगार पे है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको सर्वाइवल टाइम वेंटिलेटर पे कितना देते हैं। और जहां तक सिंदूर ऑपरेशन की बात है, ये बहुत जरूरी था। लेट हुआ और कम हुआ। अभी हमको और अंदर स्ट्राइक करना चाहिए। करेंगे या नहीं ये तो भारत सरकार को पता है, या क्या नीतियां आगे आती हैं। और इनके जो स्थिति है लड़ने की, जहाजों में पेट्रोल नहीं है, ट्रेन पायलट्स नहीं है, और इस समय एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है पाकिस्तान में, अचानक पनप पड़ी है वो इंडस्ट्री, दैट इज मेडिकल रिटायरमेंट। 40,000 से ऊपर फौजी इस समय अपने फौज के डॉक्टरों को पैसा देके मेडिकली अनफिट करवा रहे हैं अपने आप को। ये खबर आप कंफर्म कर सकते हैं। बलूचिस्तान में जब से इनको मार पड़नी शुरू हुई है, तब से ये इस काम पे लगे हुए हैं। वहां की आर्मी इज नॉट मेंटली फिजिकली रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ वॉर। तो ये धमकियां दे सकते हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में उनके मंत्री कांप रहे थे
अभिनंदन के जब अभिनंदन का केस हुआ था। जी। और जहां तक इसकी बात है, जो हम उनको इतने साल तक पनपते रहे, उसका कारण यह था कि हमने उनको पानी दिया जो जिस पे उनका अधिकार नहीं था, और उनकी जो पॉलिसी थी कि मैं तुम्हारा खून भी पीऊंगा और पानी भी पीऊंगा, इसके खिलाफ हमने बहुत समय तक बहुत संघर्ष किया। जी। और भारत सरकार को हमने काफी कोशिश की इस चीज को बताने की कि ये पानी इनका जायज है। 1960 की सिंध वाटर ट्रीटी बिल्कुल ये पानी इनको देना नाजायज है, और ये ट्रीटी बिल्कुल गलत है। और जो शिमला समझौता हुआ था, उसमें जो उन्होंने ले जाना था 93,000 सोल्जर्स, जिसे हम कहते हैं, वैसे थे ज्यादा, टेक्निकली 93,000 है, क्योंकि उसमें बहुत से और भी लोग थे जो काउंट नहीं हुए, पर उन्होंने सरेंडर किया था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी थे, फौज वाले जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तो वो भी वहां पे सरेंडर करे थे। आज जो स्थिति है, पानी बंद होने के बाद अभी ये गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब गधा और इनके पास कुछ है नहीं। हाँ, अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक मेडिकल इंडस्ट्री चल पड़ी है इनकी फौज के अंदर, रिटायरमेंट के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट की होड़ लगी हुई है। तो ये इस तरह की धमकियां देना और ये करना, और जहां तक इंटरनेशनल प्रेशर की बात है, हमको बहुत सोच समझ के चीजें समझनी चाहिए जी। ये शतरंज नहीं है जिसमें काला काला होता है और सफेद सफेद होता है। तो जो देश आज हमारे को कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, वो कब तक खड़े होते हैं, या ऊपर से हमारे साथ भी है उनके साथ भी है, ये डिप्लोमेसी हमारी डिप्लोमेट्स तय करेंगे हमको क्या करना है। बाकी कोई इंटरनेशनल प्रेशर, कोई हमारा अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। और अगर न्याय की बात करते हैं तो हमने जिससे हम पाकिस्तान कहते हैं, वो पंजाबिस्तान है, और पंजाब सूबे ने वहां के बाकी सब सूबों को आगे पानी, चाहे वो मंगलम डैम से रोके या अभी भाषा डैम बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, नीचे पानी जाने नहीं देते। तो ना तो ये इंटरनेशनल कोर्ट में कहीं स्टैंड होते हैं, ना कहीं होते हैं। बाकी सिंदूर ऑपरेशन अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ, खत्म होगा गेट नंबर 4 रावलपिंडी से जी, जो ISI का हेडक्वार्टर है, गेट नंबर 4 जहां पे इनके वो है। जब तक उसका अंत नहीं होता तब तक ये ऑपरेशन इनकम्प्लीट है जी। रोहित शर्मा जी, जिस तरह से अब BLA की तरफ से भी पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया गया, ब्लास्ट किया गया और 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, एक तरफ वैश्विक स्तर पर उसको समर्थन नहीं मिल रहा, एक तरफ BLA से उसका तनाव चल रहा है, एक तरफ भारत से उसने पंगा मोल ले लिया है, चारों तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है। ऐसे में पाकिस्तान किसकी शय पर उड़ रहा है? क्योंकि कोई भी उसको समर्थन देगा नहीं, चाइना देगा नहीं समर्थन, सामने से तो नहीं देगा क्योंकि व्यापार भारत के साथ खराब हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सरदार रवि सिंह जी जो हैं हमारे साथ, उनसे मेरी पहले भी मुलाकात हुई। डॉक्टर एरन आए हुए थे यहाँ पे, डॉक्टर एरन इब्राहिम आए हुए थे यहाँ पे, तो उनके फंक्शन में उस समय भी मेरी इनसे यही बात हुई थी कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इनकी दूसरी चीजों में बात हुई थी, लेकिन उस समय ये बात हुई थी इनसे, और बात यही थी कि पाकिस्तानी आर्मी को ये जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि हम 6 लाख की आर्मी क्यों दें, राइट? 6 लाख की आर्मी हमारे पास क्यों है, इतनी बड़ी आर्मी क्यों रखी है? बड़े बड़े कंट्रीज, यूके की आर्मी कितनी पता है आपको? 1,80,000 जी। फ्रांस की कितनी है? 80,000, दिल्ली पुलिस के बराबर। तो ये 6 लाख आर्मी क्यों रखी है? और 6 लाख आर्मी रखी है तो वो बार बार बताता है कि हमने इंडिया के लिए रखी है, इंडिया अटैक कर सकता है। इस बार इंडिया ने अटैक किया, इस बार जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, या तो आसिम मुनीर इज गॉन या कुछ और अटैक भी नहीं कर सकता। अभी जो मैंने उनको खबर दी, 10 जगहों पे इंडिया ने अटैक किया, ऐसा पाकिस्तान की आर्मी बोल रही है। पता नहीं सच बोल रही है, पता नहीं झूठ बोल रही है, लेकिन अगर 10 जगहों पे इंक्लूडिंग आर्मी हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है तो मैटर बहुत सीरियस हो जाता है। आर्मी हेडक्वार्टर पे हमले का मतलब ये है कि हम वी आर इन अ वॉर, दोनों के दोनों कंट्रीज टेक्निकली इन अ वॉर। और टेक्निकली इन अ वॉर मतलब अब पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा? रात भर तो हमने देखा है, सियालकोट पे जो मैं पूरी रात जगा हुआ था, पूरी रात देख रहा था, सियालकोट पे जो हमले हो रहे थे, फ्लाइट्स वापस जा रही थी, लाहौर तक पहुंच के, लाहौर के एकदम सामने पहुंच गए, तकरीबन होगी लाहौर से 300-400 किलोमीटर दूर, और यू टर्न मारा और वापस कराची की ओर भागी सारी फ्लाइट्स। तो ये जो हुआ है वो पाकिस्तान ये सोच रहा था कि इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा, हम उसके ऊपर बॉम्ब मार लेते हैं। रात में ब्लैकआउट हुआ, रात में खबरें आई, रात में हमने इतना कुछ देखा है, पूरी रात आतिशबाजी चली पाकिस्तान के अंदर 100%।
तो वो हमने देखा और इंडिया से रिएक्शन नहीं आ गई, उन्हें पता था, अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि इंडिया नहीं रिएक्ट करेगा। अभी सुबह से जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, इंडिया चुप है, इंडिया बोल कुछ नहीं रहा। तो यही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की खूबी है कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते कम और काम ज्यादा करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तान की ओर, और इसके बाद भी नहीं सुधरा, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके और करने के लिए। इन्हीं चीजों पे न्यूक्लियर वॉर नहीं होती। जी रवि रंजन सिंह जी, जिस तरह से पाकिस्तान में बौखलाहट नजर आ रही है भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसके बाद से, चाहे एटा स्थानों पर हो, वहां पर ब्लैकआउट किया जा रहा है, वहां पर हमले किए जा रहे हैं। लाहौर में लगातार बैक टू बैक 3 ब्लास्ट हुए, ब्लैकआउट किया जा रहा है। चाहे ब्लैकआउट की बात करें या फिर इन हमलों की बात करें, पाकिस्तान क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है? आतंकवाद का साथी शुरुआत से पाकिस्तान रहा है, उनको फंडिंग करता आ रहा है। क्या आतंकवादियों के दम पर पाकिस्तान इतना ज्यादा इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, इस तरह के एक्शन ले रहा है? क्योंकि वैश्विक स्तर पर तो उसको समर्थन मिलता दिख नहीं रहा। देखिए, वैश्विक स्तर पे समर्थन नहीं मिल रहा। भारत के सामने कोई औकात नहीं है, ना फौज की और इकोनॉमिकली तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। और जो क्राइसिस है, जो टूटेगा पाकिस्तान, ये डायनासोर की तरह अपने ही भार से खत्म होगा। ठीक है, हमारा उसमें रोल रहेगा या नहीं रहेगा। इस समय जो बलूच, पठान और सिंधी, वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी के इंतजार में है कि इनकी फौज थोड़ी सी उधर हो और हम उस पे अपने को आजाद कर लें जी। तो इसमें ज्यादा कोई लंबा खेल नहीं है। एक छोटी सी मैं आपको लोक कथा बताता हूं, जो क्योंकि हमारे बड़े वहीं से आए थे, तो वहां पे एक चलती थी। एक आदमी ने एक हाथी और एक कुत्ता पाला हुआ था। तो कुत्ता रोज उससे झगड़ा करता था आदमी से कि इसको तो तुमने सूंड दी है, मेरे को सूंड नहीं दी। तो एक दिन उस आदमी ने गुस्से में कुत्ते की पूंछ काट के उसके माथे पे लगा दी और बोला अब तेरी सूंड हो गई है। तो कुत्ता बड़ा खुश था कि मेरे को भी सूंड आ गई है। तो इनकी जो, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देते हैं या फौज की धमकी देते हैं, ये कुत्ते की पूंछ है जिसको ये सूंड समझ रहे हैं। ये कहने का अर्थ यहां पे ये है कि अगर किसी भी तरह से कोई स्टेटिस्टिक्स हम कंपेयर करें, किसी तरह से वो हमारे सामने नहीं खड़े होते। भूखमरी इतनी ज्यादा है। और जिस पाकिस्तानी आर्मी की ये बात कर रहे हैं, शायद आपको जानकारी हो कि चाइनीज जो सड़कें बना रहे थे, उन्होंने पंजाब के अंदर, जो गढ़ है इनका, पंजाब के अंदर आर्मी कैंप्स के अंदर आर्मी वालों की औरतें उठा के चाइनीज लेबर ले गई है। इन अपनी आर्मी को ये अपनी औरतें नहीं बचा पा रहे। ये इस स्थिति में जो है, जो अपने को एक देश कहता है, दैट इट इज नॉट ओनली अ फेल्ड स्टेट, इट्स अ डन अवे स्टेट। ये खत्म हो चुका है, एक होल बाकी है। और ये सिर्फ हमारा बड़प्पन कह लें कि अभी कारपेट बॉम्बिंग नहीं शुरू हुई। जी रोहित शर्मा जी, जिस तरह से पाकिस्तान में बौखलाहट नजर आ रही है, एलओसी का उल्लंघन किया जा रहा है, कई तरह के कदम उठाने की बात पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, ऐसे में आपको लगता है कि इकोनॉमी एक तो पाकिस्तान की ऑलरेडी इतनी मजबूत नहीं है, भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम पर भी प्रभाव पड़ेगा अगर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है? तो अगर बात करें, आपको लगता है कि यहाँ पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि या फिर इसको बदला पूरा होने के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया अभी तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो भारत कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान भी तो कुछ ना कुछ करेगा ही, लेकिन पाकिस्तान भारत के आगे टिक नहीं पाएगा। मैडम, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि रात में क्या हुआ, 4 दिन में क्या हुआ था, ये हुई तो कार्रवाई है, कार्रवाई हुई है, सेम चीज, एक्शन हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, और इंडिया की तरफ से ऐसे एक्शंस हैं कि आर्मी हेडक्वार्टर तक हमला किया गया, ऐसा पाकिस्तान बोल रहा है। अभी इंडिया का वर्जन आना बाकी है। तो अगर ये इंडिया ने इतनी जगह, आप ये सोचिए कि लाहौर में बहुत सारे ब्लास्ट सुनाई दिए हैं सुबह सुबह, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बिल्कुल सही, पाकिस्तान को अच्छी तरह से बता दिया गया है कि बेटा पापा से पंगा नहीं मुझे। तो वो आप जो रात में वो अटैक करने की कोशिश करेंगे, सब अटैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। और ये जो आज अभी, जिसको अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो हमें डिटेल्स मिले, लेकिन पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है। पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर सीधे बात करो तो उसने जो बोला है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 जगहों पे अटैक हुआ है 7 तारीख से अब तक,
और वो आज रावलपिंडी हेडक्वार्टर पे ही हमला हुआ है ऐसा वो बोल रहा है। अगर ये हुआ है तो इट इज बिग डील। जी सर। रोहित जी, जिस तरह से अब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, अगर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, दोनों की अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। एयर स्पेस बंद कर दिया है, व्यापार बंद कर दिया, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी, दोनों की उस पर अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं? चलिए रवि रंजन सिंह जी, आपसे मेरा सेम सवाल होगा। यहाँ पर शायद रोहित शर्मा जी के कुछ कनेक्टिविटी इशू हो रहा है। जी देखिए, जब किसी ट्रक की और कार की अगर टक्कर होती है तो रोगन तो ट्रक का भी उतरता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नुकसान नहीं होता। पर ये जो स्थिति है, इसके बाद हमें एक आर्थिक चोट जरूर पहुंचेगी जिसको हमें रिकवर करने के लिए कुछ समय लगेगा। मगर इसके साथ पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में नजर नहीं आएगा। कम से कम 4 टुकड़े होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। और जहां तक इसकी बात है डैमेज की, वो तो देखिए छोटी सी भी युद्ध हो, एक छोटा सा कहीं कर्फ्यू लगे, एक दुकान बंद हो जाए तो उससे भी इकोनॉमी की के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जी अगर हम ड्रिल करते हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, मॉक ड्रिल्स करते हैं, उसमें भी पैसा खर्च होता है, उसमें भी जो हमारे कंस्ट्रक्टिव आवर्स हैं वो खत्म होते हैं। ब्लैकआउट की हो रही है, उस समय आपको सारी लाइट्स बंद करनी है, ये करना है। हमें याद है कि 71 की वॉर में कैसे ट्रेंचेस बनाई गई थी और उस समय काम रुक जाता था। और इससे प्रभाव तो पड़ेगा, मगर वी हैव नो ऑप्शन, हमें मजबूर किया गया है। और अगर यदि ये नहीं करते तो फिर अगले जो कहते थे विल ब्लीड देम विद 1000 वुंड्स, 1000 जख्मों से हम इन्हें मारेंगे। तो हम यहाँ पे किसी छोटे मोटे उससे मरने के लिए नहीं है। भारत अपने में सक्षम है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, हम अपने में सक्षम है। और जो इनकी थ्रू आउट भाषा रही है, जब अभी जो बात हो रही है पानी की, इनके एक जनरल साहब ने किताब लिखी थी, ब्रिगेडियर जनरल मलिक ने, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, और उसमें एक चैप्टर है, अगर आपको चांस मिले तो जरूर पढ़िए, वाटर एज अ वेपन। तो ये वाटर एज अ वेपन यूज करके अपने नीचे की स्टेट्स को मार रहे हैं, सिंध को मार रहे हैं, बलूचिस्तान को मार रहे हैं, और हमसे ये पानी चाहते हैं और हमारे ऊपर खून खराबा भी करेंगे, हमारा खून भी पिएंगे और पानी भी। ऐसा नहीं होगा। नाउ द टाइम। अब यहाँ पे कोई जिहादी लाल नहीं है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैं उनसे एग्री भी कर सकता हूँ, डिसएग्री भी कर सकता हूँ। घर का मामला 50 चीजों पे एग्री करूंगा, 50% डिसएग्री करूंगा। मगर इस समय देश पीएम के पीछे है, और ये कोई वीक पीएम, हल्के में लेने वाला पीएम नहीं है। तो ये बात समझनी चाहिए कि आपकी हैसियत क्या है और आप कर क्या रहे हैं। हर बार आप वॉर करते हैं और हर बार आप पिट के जाते हैं, बट ये हम बार बार गलती नहीं कर सकते कि फिर छोड़ देंगे, फिर छोड़ देंगे। इस वक्त इस बार अटक पार, मेरे आप शब्द कृपा करके नोट कर लें, इस बार अटक पार। रोहित शर्मा जी, जिस तरह से पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि अब कार्रवाई भारत के खिलाफ की जाएगी, पाकिस्तान अगर कोई भी कदम उठाता है तो पाकिस्तान का हश्र नशर तो यहाँ पर पूरी तरह से वो मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसा कि रवि रंजन सिंह जी ने भी बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन उस हद तक नहीं पड़ेगा जितना पाकिस्तान पर पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिक भी इस समय पाकिस्तान के साथ नजर नहीं आ रहे। मैडम, एक खबर और आपको दे दूं मैं, वो खबर ये है कि ICA-1 का हाईजैकर रऊफ अस्कर इस जो ऑपरेशन सिंदूर था, इस हमले में मारा गया है। तो एक और अचीवमेंट इंडिया के हाथ में आई है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं और अच्छी खबरें आ रही हैं। इंडियन आर्मी पे जितना फख्र किया जाए उतना कम है। बहुत बड़ा काम किया इंडियन आर्मी ने। और ये लोग ये सोच रहे थे कि हम ही हैं, हम मार्शल कौम है, देख लेंगे इंडियंस कहाँ लड़ लेंगे हमसे। ये वही तो इंडियन आर्मी है जिसने 75 जिसने 90,000 सोल्जर्स को सरेंडर कराया था।
दोबारा औकात दिखा दी। हमारे पास जो कंफर्म आप जो कंफर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं, अनकंफर्म इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कंफर्म कि 12 शहरों पे हमला किए गए आज सुबह से, और उसमें लाहौर भी है, लाहौर आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी है, उसमें सियालकोट है, उसमें और दूसरी एरियाज हैं। हम इस पर अभी और डिटेल्स आ रही हैं, मैं आपको देता रहूंगा। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी के लिए अब बड़ा मुश्किल हो रहा है ये बताना कि हमने किया क्या है। पाकिस्तानी आर्मी अपने ही लोगों को बताएंगे। हमारी जो वीडियो क्लिप्स हैं, हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं, डबिंग करके बताया जा रहा है कि जैसे अर्नब गोस्वामी की क्लिप ली, वो बोल कुछ रहे हैं, पीछे से डबिंग कर दी कि हमारे इंडिया के 4 प्लेन गिर गए हैं, इंडिया को इतना नुकसान है, 1000 लोग मर गए हैं, ऐसा करके वो लोग निकाल रहे हैं। सच्चाई ये है कि अब उनको इज्जत बचानी पड़ती पाकिस्तानी आर्मी को। हमारी आर्मी देख लीजिए, अभी आज सुबह से तो एक्शन में है। सुबह लाहौर में बहुत सारे क्लास सुने थे, और इन सब की कंफर्मेशन ना तो इंडिया करेगा, पाकिस्तान तो करेगा। इनफैक्ट पाकिस्तान ने अभी तो डीएसपीआर ने बोला कि हमारे 10 सिटीज को अटैक किया गया, डीएसपीआर ने बोला अब 12 हो गए, और ये भी बोला कि आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी पे अटैक हुआ। अब जिसके आर्मी हेडक्वार्टर पे अटैक हो जाए रावलपिंडी, लाहौर की बात नहीं कर रहा मैं मुरीदिया की बात नहीं कर रहा, इस रावलपिंडी 800 किलोमीटर दूर है, और 800 किलोमीटर में कहां से, वो लाहौर से, तो हम तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है, तो हम 500 किलोमीटर अंदर जाके मार रहे हैं, तो और क्या चाहिए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए। हमारी आर्मी की बहादुरी पे हमें बस। जी चलिए, वहीं इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर वेद भूषण शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व एसीपी, साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी, रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी टीवी 100 में स्वागत है। वेद भूषण शर्मा जी, जिस तरह से पाकिस्तान साफ तौर पर कह रहा है कि भारत के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, और साथ ही साथ इस तरह की रणनीति भी पाकिस्तान के अंदर ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर लाहौर में 3 धमाके हुए लगातार एक साथ, क्या ये धमाके पाकिस्तान द्वारा भारत की छवि को धूमिल करने के लिए हुए, या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ हो सकता है, या फिर कोई इसका फायदा उठा रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए प्रियंका, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान में उग्रवाद के एक जन्मदाता माना जाता है, पूरी दुनिया आज टेररिज्म को झेल रही है। आपने अमेरिका और तमाम कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में देखा कि किस तरह से, और उसमें सबसे प्रमुख बात है, मैं बिल्कुल खुलकर बोलना चाहता हूँ, मुस्लिम टेररिस्ट थे, उसमें कोई हिंदू या क्रिश्चियन टेररिस्ट का नाम नहीं आता, उसमें सबसे प्रमुख नाम पाकिस्तान का आता है कि पाकिस्तान से ही ये तमाम जितने उग्रवादी हैं ट्रेंड किए जाते हैं, उनको तमाम आर्म्स, एम्युनिशन, तमाम तरह की जानकारियां मुहैया कराई जाती हैं। जब इजराइल ने अटैक किया था, उसमें भी सब प्रमुख कारण यही था कि जो उनके एक टूरिस्ट प्लेस था, जिसमें उनके पर्यटक थे, लोगों किस तरह से जो वहां पर उनको किडनैप करा गया, मारा गया, तब वो शुरुआत हुई। तो शुरुआत इसी तरह से जो हमारे टूरिस्ट पहलगाम में गए थे, सेम बिल्कुल उसकी रिप्लिका है, उसकी कॉपी उन्होंने कोशिश की है पाकिस्तान ने टेक ओवर करने की, जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं, इजराइल, गाजा और जहाँ से भी वो लोग आते हैं। तो पैटर्न एक ही है, परंतु जिस तरह से इजराइल ने जवाब दिया, उस तरह हिंदुस्तान भी इनको उसी तरह मुंहतोड़ जवाब देगा, तब ये जाकर चुप बैठेंगे। और इसकी शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हो चुकी है। तमाम उनके जो टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं, हमने केवल उनको अटैक किया है। अभी तक हमने किसी सिविलियन, किसी उनके ऑफिस में या किसी ऐसी जगह अटैक नहीं किया जहां पर आम आदमी मारा जाए। हालांकि उन्होंने हमारे आम टूरिस्ट को मारा है, और नाम पूछकर मारा है, हिंदू मुस्लिम करके मारा है, उनका कलमा पढ़वा कर मारा है, तमाम तरीके उन्होंने घटिया इस्तेमाल किए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम लोग उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। पूरा जो वर्ल्ड है आज थू कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि आपकी जो इतनी घटिया हरकत है आपके आदमियों की, उनकी मजबूरी है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको वहाँ की आर्मी अपॉइंट करती है, और आर्मी और आईएसआई एक ही चीज मान के चले, जो उनके टेररिस्ट आउटफिट है, चाहे वो लश्कर तलवा है, चाहे और दूसरे जितने भी उनके आउटफिट्स हैं, वो तमाम कनाइव्ड हैं, आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरा दुनिया शांत पड़ी हुई है, केवल एक देख रही है कि किस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान को बर्बाद करने पर, तबाही पर लगा हुआ है, और तबाह करना चाहिए। उन तमाम उनके जो लक्ष्य है, जो निशाने हैं, उनको हिंदुस्तान चुन रखा है, आइडेंटिफाई कर रखा है। अभी ये केवल एक शुरुआत है।
अभी आगे अंजाम इसका बहुत खतरनाक होने वाला है। पाकिस्तान को एक बार जैसे इस तरह हमने जम्मू कश्मीर के अंदर 370 को खत्म किया, तमाम जो पत्थरबाजी की घटनाएं वहां पर अचानक कम हो गई, उसी तरह से हम आज ये तय कर लिया है हिंदुस्तान ने। और अब तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इकट्ठे हो गई हैं, तमाम हमारे साथ खड़े हुए हैं। आज पूरा हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, एक एक आदमी हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को एक मजबूत और एक परमानेंट उसका इलाज करने जा रहे हैं। अब वो टेम्परेरी पट्टी लगाने वाला, मरहम लगाने वाला नहीं, उसका परमानेंट एक ऑपरेशन किया जा रहा है, और जो कि बहुत कामयाब रहा है। और आने वाले समय में देखेंगे कि ये एक शुरुआत थी। हम उन तमाम जगहों पर हिट करेंगे जहां से पाकिस्तान से जन्म होता था, उग्रवाद का, टेररिस्ट पैदा किए जाते थे, उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनको सिखाया जाता था, उनको पढ़ाया जाता था, उनको तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी। हम चुन चुन कर उन जगहों को खत्म करेंगे, और इस दुनिया से उग्रवाद का जन्मदाता पाकिस्तान है, उसको एक परमानेंट लेसन देंगे। सैकड़ों साल तक वहां कभी उग्रवाद पनपेगा नहीं। बहुत सारे कंट्रीज में आपने देखा कि जहां उग्रवाद पनपा वो हमेशा के लिए समाप्त हो गए। जिस तरह से मैंने अभी आपको इजराइल का और गाजा का बताया कि किस तरह से वहां पर हुआ, इजराइल ने किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम इस इलाके को परमानेंटली खाली कर देंगे। ये शुक्र है हमने ये तय नहीं किया कि हम पाकिस्तान को खाली कर देंगे, वहां पर कोई आदमी नो मैंस लैंड हो, परंतु ऐसा जरूर कर देंगे कि दोबारा से हिंदुस्तान में इस तरह की हिमाकत ना कर सके। जी वेदभूषण जी, इसी पर जवाब लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी जी हैं, लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, रवि रंजन सिंह जी आप भी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। हम कंटिन्यू करेंगे अपने बाकी गेस्ट के साथ। डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी जी, जिस तरह से रक्षा मंत्री की तरफ से एक बयान सामने आया है, साफ तौर पर कहा गया है कि हमारी कार्रवाई सीमित रहती है, लेकिन हमारा जवाब सख्त होता है। 100 आतंकवादियों को यहाँ पर मार गिराया है, इस तरह की कार्रवाई की गई, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम यहाँ पर आतंकियों ने दिया था। साफ तौर पर कहा गया है कि आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होनी बाकी है, आतंकवादियों के खिलाफ होनी बाकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कदम अब भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर उठाए जा सकते हैं? डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? मेरी आवाज? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। जो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इतनी चर्चा हो चुकी है, इतनी बातें सब अब कह चुके हैं कि किसी को भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कोई शक नहीं रह गया। जरूरी जो हमारे नेता है, सरकार है, उन्होंने जो राजनीतिक कार्रवाई की है और जो मिलिट्री एक्शन की है, वो सबको मालूम चल गया है और बिल्कुल सही दिशा में की है। अब ये है कि जो कार्रवाई की गई है, ये एक अल्टीमेट फाइनल एपिसोड है या इसके बाद दूसरे एपिसोड भी आने वाले हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इससे कुछ चीजें बहुत साफ लेसन्स मिलते हैं। पहली चीज कि 2016 में हुआ, हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की 2020 में किया, और जो अभी की, ये प्रोग्रेसिव बढ़ती हुई है। ये एलओसी की पहला 2000 एलओसी में हुआ, फिर अंदर गए, अब यहाँ तक कि 100 किलोमीटर तक मुरीद के और अंदर चले गए, जहां जहां पर इनके सिर्फ हाइड आउट्स ही नहीं थे। बहावलपुर 100 किलोमीटर 100+ है, बल्कि उन जिन मस्जिदों में, जिन मोहल्लों में अटैक किया गया, वहां पर इनकी ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सब चीजें होती थी। तो ये एक खबर मैसेज दी गई है कि कोई भी मिलिट्री टारगेट नहीं था, कोई भी सिटी मेन टारगेट नहीं था, कोई भी उनके इंस्टॉलेशन टारगेट नहीं थे, मगर ये रिजॉल्व भारत ने, ये जो दृढ़ शक्ति है, इसको जाहिर किया है, पॉलिटिकल विल को जाहिर किया है कि वो जो उग्रवादी है, जो आतंकवादी है, जिन्होंने हमेशा हमारे मुल्क में आकर बेकसूरों की जान ली है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये जो लिमिटेड ऑफेंसिव जो पॉलिसी इंडिया की चेंज हुई, ये काबिल तारीफ है। दूसरी चीज, ये पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आर्मी ने जो उनकी आवाम को जो ये बार बार ये मैसेज देते हैं कि तुम्हारे आखिरी मुहाफिज हम हैं, वी आर द लास्ट प्रोटेक्शन, तो पाकिस्तान आर्मी का ये सबसे बुरा लोएस्ट एब है। पाकिस्तान आर्मी की वो हालत है कि जब इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया, तो वहीं की जनता एक कोर कमांडर के घर में घुस गई और उसको मारा गया, उसको घर से भागना पड़ा।
अभी जो बलूचिस्तान में हुआ जाफर एक्सप्रेस में, कि मिलिटेंट उग्रवादियों ने पाकिस्तान आर्मी के ट्रेंड ट्रूप्स 20-25 लोगों को मार दिए। तो ये है कि आवाम का, वहां पाकिस्तानियों का उनकी फौज से एतबार खत्म हो गया है, गवर्नेंस तो नाप की है। तो अगर ऐसा है तो हर हालत में मुझे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, यानी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा। और जब वो लेगा तो इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत मजबूत हैं, बहुत बड़ी हैं और बहुत ही ज्यादा सक्षम है, ट्रेंड है टेक्नोलॉजी में और ट्रेनिंग में, कि वो उनको मुकम्मल जवाब देगी। मगर साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि ये एक बायलैटरल इशू नहीं बचा है अभी। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें आ जाते हैं, अमेरिका आ जाता है, यूरोपियन कंट्री आ जाती है, चाइना आ जाता है, और हमारे जो पास के छोटे छोटे मुल्क हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब आ जाते हैं। तो इंडिया ने हर हालत में आतंकवाद की कमर तोड़नी है और तोड़ेगा, जैसे कि हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जी सर, ये आखिर सोल्यूशन है कि उनको नेगोशिएशन टेबल पे आना होगा और मानना होगा, और इन तमाम चीजों का खात्मा होना ही है। जी, हमारे साथ यहाँ पर विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर गिरी जी भी जुड़े हुए हैं। गिरी जी, जिस तरह से ये कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने की, जश्न का माहौल, खुशी का माहौल तो देखने को मिला, लेकिन अगर बात करें, आपको क्या लगता है कि युद्ध की स्थिति अब इसके बाद से पैदा हो चुकी है? क्योंकि पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी जवाब देंगे, हम भी कार्रवाई करेंगे। हालांकि वो हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। ना उनके पास अच्छे यहाँ पर मिसाइल है, ना ही उनकी सैन्य क्षमता इतनी स्ट्रांग है कि वो भारत का इस तरह का कार्रवाई भारत के खिलाफ कर सके जिस तरह की भारत उनके खिलाफ कर सकता है। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वॉर होती भी है। तो आपको क्या लगता है कि यहां पर वॉर की स्थिति अब उत्पन्न हो चुकी है? वॉर तो छिड़ गई है, जंग छिड़ गई है, लेकिन जंग कभी जश्न का माहौल नहीं हो सकता है। और जंग में किसी का भला नहीं होता। हमें तो ये मजबूर कर दिया पाकिस्तानी पॉलिसी ने, तो हमें इसका जवाब देना ही था अपना आत्मरक्षा में। तो ये जो एक्शन लिया गया है वो तो सही है, अप्रोप्रिएट है, लेकिन अब जंग छिड़ गई एक तरह से। इसमें कैसे इसका आगे क्या होगा सोचने वाली बात है। ये पाकिस्तान के ऊपर है और कैसे ये लोग प्रतिक्रिया करते हैं उसको। जंग लेकिन सही रास्ता नहीं है किसी के लिए। जंग में सबको नुकसान होता है और ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। और मैं तो यही कहूँगा कि हम तो जंग चाहते नहीं थे, ये थोपा गया है हमारे ऊपर, क्योंकि बार बार आतंकी हमला होने से और पब्लिक भी इस बार टूरिस्ट के ऊपर हुआ। पहले आर्मी पुलिस के ऊपर होता था, अब टूरिस्ट के ऊपर हुआ, तो इसीलिए लोग डर गए और पूरा देश का मांग था कि भाई इसके कोई कार्रवाई होना चाहिए कि ये बंद हो। तो हमारा जो मकसद है कि ये जो आतंकी हमला होते रहते हैं हमारे देश में, ये बंद हो। हम पाकिस्तान का खात्मा हम नहीं चाहते हैं और पाकिस्तान का विनाश हम नहीं चाहते हैं। वो विनाश या विकास तो अपने आप से होता है जी, हम क्यों करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। अभी भी भारत सरकार को उद्देश्य, भारतवासियों को उद्देश्य को भी तय करना होगा। हमारा ये उद्देश्य था कि हमें करारा जवाब देना चाहिए और ऐसे जवाब और ऐसे हम नीतियां बनाएं, रणनीति, कूटनीति, सब कुछ बनाएं जिसमें हमारे देश की तरफ आतंक ना फैला पाए पाकिस्तान। ये हमारा मकसद है। तो अगर पाकिस्तान इसमें रुक जाता है तो हमें भी युद्ध विराम और हमें बनाना चाहिए, फिर दोस्ती का बात हाथ बढ़ाया जा सकता है। और पाकिस्तान में जो हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अब इसमें कौन ये सब कर रहा है ये भी देखना है। पाकिस्तान का आवाम तो नहीं कर रहा है या पाकिस्तान का जनता नहीं कर रहा है। इसमें इन्वॉल्व में ISI हैं, आर्मी के हैं जिसका निहित स्वार्थ है, और नेता तो आर्मी के हाथ में हैं, और आतंकवादी है। आतंकवादी का उनका ये पैसा ही है, उनके लिए उसको पैसा मिलता है, और जो भी उनका विचार है, दूषित विचार है, उसी को लेकर वो लोग चलते हैं। तो और आतंकियों को मैं कोई पैनल पे कह रहा था कि मुसलमान आतंकी मैं कहूँगा,
खुल के। नहीं, ये भी कहना ठीक नहीं है हमें, कोई सारा मुसलमान आतंकी नहीं होते, आतंकियों का धर्म नहीं होता, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। जो आतंकवाद है, कहीं इस्लाम में आतंकवाद के बारे में जिक्र नहीं है, और कि उसका कोई जिहाद को लोग गलत ढंग से समझते हैं। और ये जो है इसीलिए हमें इस्लाम टेररिस्ट भी नहीं, हमें कहा टेररिस्ट आतंकवाद। और पाकिस्तान का जो आतंकवाद स्ट्रक्चर है उसको इंडिया ने हमला किया। हमारा जंग भी, मैं तो कहता हूँ, मैं अपना लेख में भी लिखा है, हमारा जंग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान में रहते हुए आतंकवादियों के खिलाफ है, और जो उन्हें समर्थन करता है उनको खिलाफ है। अब पाकिस्तान सरकार समर्थन करता है तो बोले हम आतंकियों का समर्थन करते हैं, ठीक है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा जो आतंकवाद है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, और आतंकवाद को जो पनाह देता है या जो उनको आगे बढ़ावा देता है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ये सही देती है। लेकिन हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग छोड़ दें, इस्लाम के खिलाफ बात करें, वो बात जमता नहीं है। और इंडियन, हमारा भारतीय जो संस्कृति है, वो हमारा जो बात करने का हम लोगों का जो तरीका है, वो उस पर नहीं सही बैठता है जी। तो इसी समय में भी हमें अपना संयम, हम लोगों को जो एकेडमिक्स में है, मीडिया में है, हमें संयम और हमें ये रखना चाहिए। और हम जो रिपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई का माहौल पे बहुत सारे फेक न्यूज फैलता है और बहुत र्यूमर फैलता है, और लोग ऐसे बातें फैलाते हैं और लोग विश्वास भी कर जाते हैं कि ऐसे हो रहा है करके। तो इसीलिए हमें बड़ा सतर्क भी रहना चाहिए। तो मैं यही सब कहूँगा कि ये अच्छी बात नहीं जो हो रहा है, ये दुखद स्थिति है, जश्न का माहौल नहीं है, ये दुखद स्थिति है। और लेकिन ये जल्दी अंत हो तो अच्छा ही है, यही मैं कहूँगा जी। वेद भूषण शर्मा जी, अगर पहले के समय की बात करें, पुलवामा की बात करें, उरी की बात करें, उससे पहले भी 1971 की बात करें, 1965 की बात करें, तो जिस तरह से बैठकों का दौर इस समय जारी है, अभी आज सर्वदलीय की बैठक हुई, विपक्ष को बताया गया, सभी दलों को बताया गया कि किस तरह से टारगेट करके, किस तरह से अटैक किया गया, किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऐसे में क्या ये बैठकें कॉमन है, या फिर अब की बार भारत कुछ बड़ा करने वाला है? क्योंकि ये जो हमला अब की बार, ये जो ऑपरेशन भारत की तरफ से अब की बार चलाया गया है, ये हिस्ट्री में शायद सबसे बड़ा है, क्योंकि दो जो अहम ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया। बालाकोटा की बात करें, मुद्रोइके की बात करें, तो ये जो दो ठिकाने थे, इस पर आज से पहले कभी भी भारत ने हमला नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, अब की बार इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो 9 ठिकानों को टारगेट किया गया, जो हमला किया गया, इसके बाद और क्या बड़ा भारत की तरफ से किया जा सकता है? चलिए, मुझे वेद भूषण जी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरा सेम सवाल प्रोफेसर डीके गिरी जी आपसे होगा। देखिए, भारत अभी जो भी करेगा प्रतिक्रिया के रूप में करेगा, रिटेलिएशन के रूप में करेगा। जो किया था हमारा जो रक्षा मंत्री भी, उन्होंने ये कहा भी है, अगर अगला कदम हमारा जो होगा पाकिस्तान का प्रतिक्रिया प्रति आक्रमण के ऊपर होगा, अगर वो लोग करते हैं तो ये पाकिस्तान के ऊपर है। शशि थरूर वगैरह जो भी विशेषज्ञ मानते हैं, हम लोग भी लिख रहे हैं, हम कहते हैं कि बॉल अभी पाकिस्तान के कोर्ट में है, पाकिस्तान कैसे खेलता है। हमने आतंकी अड्डा में हमला किया है, उसको कहेंगे हमारे देश में हमला है, वो गलत है। वो हमें कहना भी नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किए, आतंकियों के ऊपर हमला किए हैं। तो ये हम लोगों का लाइन होना चाहिए, और इंडिया तैयार है, और ये तो कह ही रहे हैं, जो करने से पहले ही तैयारियां चल रहा था, इसीलिए लोग बेचैन भी हो रहे थे कि मोदी जी क्यों कुछ कर नहीं रहा है। 14 दिन लगा, 14-15 दिन लगा ये सब तैयारी करने में, और चारों तरफ उन्होंने तैयारी की, डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक में, रणनीति का सारा सेनाओं से बात हुई, आपस में उन लोगों का बात हुई जो सेना का जानकार रखते हैं, ये सब स्ट्रेटेजिक बना के इन्होंने एक्शन ली है। और ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान उसका प्रतिक्रिया कर सकता है, कैसे करेगा। लेकिन पाकिस्तान में तो एक कमांड है नहीं, रक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कुछ कह रहा है, आर्मी कुछ कह रहा है, और बाकी इस तरह का ये कोई उनका लाइन ऑफ कमांड अभी क्लियर नहीं है। सब अफरा तफरी है पाकिस्तान में, और उनका लीडरशिप में भी। तो ये लोग जब ठीक हो जाएं, सही दिमाग से सोचे कि भाई हम लोग इसको डायलॉग करना चाहिए, हम ये गोलाबारी या आतंकवाद हम छोड़ दें, तब जाके बात बनेगी। लेकिन ये कब ये समझ में आए, क्योंकि जिसको पैसा मिलता है आतंक फैलाने के लिए, वो तो फैलाए, उसका वो धर्म है या उसका पेशा है, इसको क्या किया जाए। सो आतंक का जो इंडस्ट्री है, जो कारखाना है, उसको पाकिस्तान में बंद करना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है कि आतंकवाद से पाकिस्तान आर्मी का इकोनॉमी चल रहा है और उनके पैसे से, और ये कारखाना जब तक बंद नहीं करेंगे पाकिस्तान टारगेट बना रहेगा।
लेकिन इंडिया के लिए भी चैलेंज है ये, मैं मानूंगा कि भाई डिप्लोमेटिकली चैलेंज है। पाकिस्तान के भी दोस्त हैं, गलत लोगों को भी सपोर्ट करने लोग होते हैं, टर्की उनके साथ है, चाइना उनके साथ है। तो जैसे हमारा विदेश मंत्री ने कहा, हमें उपदेश देने वाला, सलाह देने वाला प्रीचर्स नहीं चाहिए, हमें पार्टनर्स चाहिए। हमें भी पार्टनर्स ढूंढना है, क्योंकि गलत करें या सही करें, आपके दोस्त भी बनेंगे, दुश्मन भी बनेंगे। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सही गलत का इतना मापदंड नहीं है, जो कि नेशनल इंटरेस्ट जिसको मानते हैं या पॉलिटिकल इंटरेस्ट लोग मानते हैं, उसी से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलता है। तो हमें भी उसी माहौल में काम करना, चुनौती हम लोग के लिए भी है, लेकिन भारत तो उसके लिए तैयार है और हमें वो चौकन्ना हमें रहना पड़ेगा। मेरा निजी मानना है तो जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छी बात है ना। और पाकिस्तान जो अपना देश को अपना चलाए, विकास करे, विनाश हो, उनके ऊपर है। लेकिन हमारे देश में इस तरह का हिंसा ना फैलाए, मासूम लोगों को आके ना मारे, ये चीज को बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये हम लोगों का नीति होना चाहिए, मेरा ही मानना है। जी, वेदभूषण जी, जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान भी कड़ी कार्रवाई का इंतजार कर रहा है, वो भी कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, भारत भी इंतजार में बैठा है, पाकिस्तान कुछ ऐसा करे उसका जवाब दिया जाए। एलओसी का उल्लंघन 14वें दिन भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। बौखलाहट साफ तौर पर पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल सकती है, चाहे ब्लैकआउट की बात हो, कड़े फैसले पाकिस्तान उठा रहा है, लेकिन उनका यहाँ पर अंजाम होता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तानी नागरिकों की तरफ से प्रशासन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि भारत ने जो निशाना साधा उस पर उन्होंने टारगेट करके बिल्कुल सही टारगेट पर पॉइंट किया, उनकी एक एक मिसाइल सही जगह पर जाकर लगी, लेकिन ना ही पाकिस्तानी नागरिकों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर पाकिस्तान कोई कदम उठा रहा है, ना ही कुछ ऐसा कर पा रहा है, ना ही मुंह तोड़ जवाब दे पा रहा है। तो जब नागरिकों का ही भरोसा पाकिस्तान पर नहीं है, तो पाकिस्तान आगे किस तरह की कार्रवाई कर सकता है? देखिए प्रियंका, पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। मेरा गिरी साहब से सवाल, प्रोफेसर गिरी जो बैठे हुए हैं, जो इस्लाम के बारे में ज्ञान दे रहे थे, उनसे मेरा एक सवाल है। इस समय दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस के मिशन चल रहे हैं जो लगभग 12 हैं। मैं भी यूनाइटेड मिशन, साइप्रस एक कंट्री है, मैं उस देश के अंदर पोस्टिंग रहा हूं यूनाइटेड नेशंस के। मुझे केवल ये जवाब दे दें, जो वर्ल्ड के अंदर जितने भी यूनाइटेड नेशंस मिशन है, उसमें एक पार्टी मुसलमान क्यों है, हिंदू क्यों नहीं, बुद्धिस्ट क्यों नहीं, क्रिश्चियन क्यों नहीं? दूसरा सवाल, गिरी साहब बताएं कि कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट कोई हिंदू है या कोई क्रिश्चियन है या बुद्धिस्ट है या कि मुसलमान ही क्यों पाए जाते हैं? मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं गिरी साहब। आपने बड़ा अच्छा बताया कि इस्लाम बहुत अच्छा है, वो हमें काफिर बोलें, कुछ भी बोलें, गाली दें, आप केवल ये बताएं कि हमें वो काफिर क्यों कहते हैं? पूरे यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितने मिशन चल रहे हैं, कि क्या मुसलमानों के खिलाफ ही पूरी दुनिया है? और क्यों ये मिशन चल रहे हैं? मैं आपके ज्ञान से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा यदि आप मुझे दुनिया को ज्ञान दे पाए कि मुसलमान, और उसको छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में जो डाटा निकल कर आया है उसमें यह आया है कि 82% क्रिमिनल, जो अपराधी, आप दुनिया छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में 82% मुसलमान क्रिमिनल क्यों है? क्या हिंदू उनको क्रिमिनल बना रहे हैं या इस्लाम उनको बना रहा है? क्यों बना रहा है? गिरी साहब थोड़ा ज्ञान दे दें तो वो और लोग, पब्लिक भी उससे अप्रिशिएट करेगी कि हाँ, हिंदू ही नालायक है, दूसरे क्रिश्चियंस नालायक हैं, मुस्लिम ही बिल्कुल सही हैं। मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक करूंगा। हम काफिर हैं, मान लेंगे हम लोग काफिर हैं, हमें इस्लाम मान लेना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में सारी बातें अच्छी अच्छी सिखाई जाती हैं, इसलिए पूरी दुनिया को इस्लाम को मानना चाहिए। बताएं गिरी साहब, जवाब दीजिए। आप बड़ी तारीफ कर रहे थे कि इस्लाम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बताएं थोड़ा इसका जवाब, ज्ञान दे थोड़ा। जी चलिए वेदभूषण जी, आप दोनों की तरफ वापस लौटेंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई, भारतीय सेना ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। अमवातीपोरा श्रीनगर में हमले की कोशिश नाकाम, जम्मू पठानकोट में हमले की कोशिश नाकाम, अमृतसर लुधियाना में हमले की कोशिश नाकाम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर अवंतीपोरा श्रीनगर में हमले की कोशिश की गई, लुधियाना में हमले की कोशिश की गई, अमृतसर में हमले की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना की तत्परता के साथ, भारतीय सेना को जो इनपुट मिले इंटेलिजेंस के साथ, भारतीय सेना ने इन सभी हमलों की कोशिश को नाकाम कर दिया है।
15 सैन्य ठिकानों पर इस हमले की कोशिश की गई। हालांकि भारतीय सेना की तत्परता की वजह से इन हमलों को नाकाम कर दिया गया, इन हमलों को यहां पर रोक दिया गया और इनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से पाकिस्तान में बौखलाहट देखने को मिल रही है। कभी एलओसी का उल्लंघन पाकिस्तान यहां पर करता नजर आता है, तो कहीं अपने ही जगहों पर ब्लैकआउट करता कभी नजर आता है। कभी लाहौर में एक ही साथ 3 बार धमाके हो जाते हैं, तो वही अब भारतीय 15 ठिकानों पर, सेना के 15 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई, जो कि नाकाम हो गई भारतीय सेना की तत्परता के साथ। इसी खबर पर तमाम चर्चा करेंगे, हमारे साथ पैनल का रुख करेंगे एक बार फिर से। और मैं सवाल लेना चाहूंगी जाहिद जी आपसे, जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है, 15 सेना के ठिकानों पर यह कोशिश की गई हमला करने की, हालांकि सेना की तत्परता की वजह से इन हमलों को रोक दिया गया। कितना बौखला गया है पाकिस्तान, क्या करने की कोशिश कर रहा है? अगर भारत ने एक और स्ट्राइक कर दी, एक और कदम भारत की तरफ से उठा लिया गया, तो यहां पर सच में युद्ध की स्थिति और ज्यादा गहरा जाएगी। चलिए, जाहिद सिद्दीकी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, रुक करेंगे। हमारे साथ वेद भूषण जी बने हुए। वेद भूषण जी, मेरा सेम सवाल आपसे होगा, क्या करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है? यहाँ पर सेना के 15 ठिकानों पर कोशिश की गई है हमला करने की, जो कि नाकाम हो गई। देखिए, तो पहले से उम्मीद थी कि रिटेलिएट जरूर करेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके जनरल और तमाम नेताओं ने अपनी फैमिलीज को लंदन में, दुबई में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। और उनको पता है कि यदि नहीं करेंगे तो उनको वहां की पब्लिक मार मार के भगा देगी वहां से, उनके कंट्रीज से। उनके परिवार तो पहले ही जा चुके हैं। जो जनरल साहब बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, वहां के प्राइम मिनिस्टर जेल के अंदर बैठे हैं, वो उनको उठा के, अभी जो प्राइम मिनिस्टर उनको उठा के जेल में भेज देंगे। वहां की तो राजनीति आर्मी ISI पर चलती है, टेररिस्ट आउटफिट्स के ऊपर चलती है। तो इसलिए मजबूरी में उनको स्ट्राइक भी करना है, मरता क्या ना करता, पुरानी कहावत है। तो और ये बड़ी बड़ी बातें बोलने के, बड़ी बातें हमेशा से बड़ी बड़ी बातें बोलते रहे। ये इनका बड़प्पन, जो बड़ी बड़ी बात करने का जो इनका ख्याली जो पुलाव है, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है सबके सामने। दुनिया उसको देख रही है, किस तरह से ख्याली पुलाव वो बना रहे हैं, किस तरह से अपने पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। पर ये बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया अब तमाम चीजों को समझ गई है और इनका जो चेहरा है, इनका जो नकाब है, अब वो उतर चुका है। आने वाले समय में आप देखिए कि दुनिया किस तरह से इनको संदेह के घेरे में रखती है। इनके जो नागरिक हैं, उनका किस तरह से यूरोप में और अमेरिका के अंदर उनको डिस्करेज किया जा रहा है कि उनको कंट्री में ना आने दिया जाए, क्योंकि केवल और केवल उग्रवाद पनपाने या क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए ये कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर आज नोन हो चुकी है। हिंदुस्तान में जब अभी पीछे हुआ तो आपने देखा किस तरह से पहलगाम को लेकर कुछ लोग जश्न मना रहे थे। शर्म की बात है, लोग कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ ये हिंदुओं को मार दिया गया। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश के अंदर मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो देश के अंदर बहुत सारे गद्दार छिपे बैठे हैं। आज भी यदि पाकिस्तान का हमला होता है तो बहुत सारे गद्दार सपोले निकल कर आएंगे। हाँ, हालांकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और जो पुलिस है और आर्मीज है, ऐसे सपोलों पर निगाह रख रखी है और धीरे धीरे एक्सपोज भी हो रहे हैं और होंगे, मुकदमे भी दर्ज होंगे। परंतु ये टेस्टिंग टाइम है। कोशिश ये की जाए कि सभी को इकट्ठा रखा जाए, परंतु इन सपोलों से भी बचकर रहने की जरूरत है। आने वाले समय में ये तमाम होंगी, तमाम चीजें पब्लिक को पता लगेगी, पूरे दुनिया को पता लगेगी किस तरह से हिंदुस्तान इन अपनी दुश्मनों से भी लड़ रहा है अंदरूनी, और बाहर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, या जो चाइना के कुकर मुत्ते, चाहे नेपाल, चाहे दूसरे कंट्रीज है, वहां से हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो ये जो उग्रवाद है, ये पाकिस्तान की देन है, उनको जवाब दिया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उम्मीद है आने वाले समय में और बड़े मेजर स्ट्राइक आप देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से तिलमिलाएगा, वो वक्त बताएगा। ओवर टू यू प्रियंका। डॉक्टर गिरी जी, एक खबर सामने आई है, यहाँ पर जिस तरह से अभी पाकिस्तान में बौखलाहट देखने को मिल रही थी, तो भारतीय सेना के 15 ठिकानों पर यहाँ पर हमले की कोशिश की गई, जो कि नाकाम हो गई। पाकिस्तान अपने साथ क्या करवाने की कोशिश कर रहा है? सर, मुझे एक चीज प्लीज आप यहाँ पर ब्रीफ कीजिएगा कि एक तो ना उनके पास इतनी सेना है जितनी भारत के पास, ना उतनी क्षमता, ना उतना पैसा, ना उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग, ना उनको अपने नागरिकों का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो इस हद तक जाने को तैयार हो रहे हैं कि भारत को यहां पर भारत के सामने फेस ऑफ करने को तैयार हो रहे हैं। किसकी शेप पर पाकिस्तान ये सब कर रहा है?
पाकिस्तान का जो राजनीति है, पाकिस्तान का जो नेतृत्व है, उसको आप देखेंगे, इन लोगों का कोई पता नहीं चलता, इनका कोई सोचने का तरीका। मैंने जो बताया ना, पाकिस्तान को कोई कहते हैं कि भाई ये 3 लेगेड एनिमल है पाकिस्तान पॉलिटिक्स। मैंने एक तो जो जिहाद का नाम लेते हैं, दूसरा उनका आर्मी, तीसरा टेररिज्म, और चौथा आप जोड़े तो कश्मीर। इसके बिना वो रह नहीं सकते हैं। ये जो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं उन्हें भी शायद नहीं मालूम, लेकिन ये करने के लिए उनका जीने का, उनको सरवाइव करने का यही तरीका है। आर्मी अनपॉपुलर हो चुका था पाकिस्तान में, और आर्मी का ग्रिप धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पॉलिटिकल लीडरशिप तो एक तरह से उनके हाथ में खिलौना है। तो इसीलिए ये सब ये करते हैं। जब भी उनको ये अपना परेशानी होती है, अंदरूनी परेशानी होती है, इंडिया में टेररिज्म करेंगे, इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ेंगे, इस तरह की उनका ये है। तो ये जो कर रहे हैं, इनको सुइसाइडल इसको कहिएगा, है ना, ये सुइसाइडल कोर्स है, और पाकिस्तान कोई ढंग से सोच नहीं रहा है। तो ये पाकिस्तान का लीडरशिप बिगड़ गया है। और इसलिए देखिए, उनका आज़ादी के बाद भी ये उनका 2 कंट्री बढ़ गया, बांग्लादेश क्रिएट बन गया, फिर आगे भी बलूचिस्तान, पख्तून एरिया 4-5 जो गुट है वो भी अलग होना चाहते हैं। हाँ जी, तो पाकिस्तान का लीडरशिप का कोई रैशनल नहीं है, तो उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। अपना सर्वाइवल जो है उसी से कर रहे हैं, और अपना अस्तित्व बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सुइसाइडल कोर्स है, ये मैं कहूँगा। तो पाकिस्तान का जो नीति को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। जी, वेदभूषण जी, इंटेलिजेंस फेलियर एक बार हुआ, इनपुट मिला था, लेकिन पहलगाम में हादसा हो गया। उस तरह से यहाँ पर उतनी तत्परता के साथ सेना शायद नाकाम रही, सेना कार्रवाई नहीं कर पाई, या फिर इनपुट नहीं मिला। लेकिन अब इनपुट भी मिल चुका है और पता है कि पाकिस्तान इस तरह की ओछी हरकतें कर सकता है, वो जवाबी कार्रवाई भी करेगा। ऐसे में अब इतना इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, उसके बावजूद आपको क्या लगता है, क्या कदम भारतीय सेना को यहाँ पर उठाने चाहिए या भारत को उठाने चाहिए पाकिस्तान की इन हरकतों को, इन हमलों को नाकाम करने के लिए? देखिए प्रियंका, इनपुट कभी फेल नहीं हुआ, ना इंटेलिजेंस फेल हुआ। फेल हुए हमारे भारतीय नागरिक जी, कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ में अंदरूनी तौर पर हाथ मिला रखा है। उनकी मिली भगत के बिना ना ये पहलगाम हो सकता था, और ये आखिरी पहलगाम नहीं है। ऐसे और भी आने वाले समय में इस तरह की चीजें हिंदुस्तान के अंदर होंगी, और उसमें सबसे पहले हमारे जो घर के भेदी लंका डाए, घर के भेदी हैं, सबसे पहले वही हमारे लिए घातक साबित होंगे। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से उनको शरण दी गई, जिस तरह से उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन दिया गया, गांवों के अंदर महीनों तक वो रहते रहे, यहाँ तमाम उनको कम्युनिकेट किया गया, तमाम चीजें मुहैया कराई गई। तो पहले हमें अपने घर को ठीक करना होगा, तब हम पाकिस्तान का दोष दें। ठीक है, पाकिस्तान से उनको सपोर्ट मिलती है, परंतु हमारे घर के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, यहाँ से भी उनको पूरी रसद और पूरी सपोर्ट मिलती है। तो इसलिए मैं आपको दोबारा कहूं कि ये आखिरी पहलगाम नहीं है, इस तरह के पहलगाम और होंगे। हमें केवल सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। सर, आपके हिसाब से आपने कहा कि अपने घर में हमें पहले देखना होगा, कश्मीर में ऐसे कुछ लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, ऐसी गतिविधियों का साथ दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए? पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा, उनके वीजाओं को रद्द कर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ मानसिकता ऐसी होती है कुछ लोगों की कि वो पाकिस्तान का समर्थन रखते हैं, चाहे वो भारत के नागरिक क्यों ना हो। ऐसे में क्या करना चाहिए भारतीय सरकार को, या फिर भारत को, या फिर प्रधानमंत्री को? उसका इलाज उत्तर प्रदेश में एक चीफ मिनिस्टर है योगी जी, वो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं इस चीज के, उनको पता है कि किस तरह से ये पनपता है। आप दिल्ली के अंदर राजधानी में आकर देखें, हर जगह मदरसों के अंदर पढ़ाई हो रही है। क्या पढ़ाई हो रही है आपको कहने की जरूरत नहीं, गिरी साहब शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, उनके इस्लाम के प्रति बहुत बड़ी सहानुभूति है, परंतु वहां केवल मदरसों में यही सिखाया जाता है कि इन हिंदुओं को कैसे निपटाया जाए, कैसे खत्म किया जाए। इनका सबसे बड़ा डॉक्टर यदि आज अवेलेबल है, मोदी जी तो अपनी जगह ही है, इनका सबसे बड़ा एक्सपर्ट हमारे पास है, योगी जी के अंदर है। तो ये बंगाल के अंदर भी प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, और जहां जहां भी ये तत्व मौजूद है वहां इस तरह की प्रॉब्लम है। और जिस कंट्री में भी ये रहे हैं, मैं हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, जहां भी जिस कंट्री में ये मेजॉरिटी में आए, उन कंट्रीज का जीना भारी कर दिया है। आप पूरे यूरोप में देख लीजिए, आप फ्रांस को देख लीजिए, आप यूके को देख लीजिए, कौन से कंट्री है जहां मेजॉरिटी में ये इस्लामिस्ट गए हों, उन्होंने शांति से किसी को रहने दिया हो।
आप बताएं, गिरी साहब से पूछो कि गिरी साहब ऐसा क्यों है? क्या हिंदुओं में, क्रिश्चियनिटी में, बुद्धिस्ट में कोई कमी है, या कोई इस्लाम में जो मदरसों में शिक्षा दी जा रही है, जो उनको बड़ा बड़ा स्पेस रिसर्च के लिए तैयार किया जा रहा है, वो कौन सी पढ़ाई हो रही है, कौन सी शिक्षा बच्चों को दी जा रही है? 5-5 साल के बच्चों को गर्दन हिला हिलाकर उनको जो तालीम दी जा रही है, वो क्या तालीम है जिससे दुनिया लाभान्वित हो सकती है? और कौन से मदरसों के बच्चे निकलकर बहुत बड़े आईएएस, आईपीएस या ऐसे नॉलेज वाले बच्चे बनकर निकल आए कि दुनिया उनके ऊपर फक्र करे? तो इसलिए हमें पहले अंदरूनी तौर पर देखना है कि हमारे यहाँ अपने देश के अंदर, किस स्टेट के अंदर क्या कमी है, परंतु उसका इलाज करने वाले बड़े बड़े डॉक्टर आज हमारे पास मौजूद हैं, चाहे मोदी जी के रूप में हो, चाहे योगी जी के रूप में। उनका इलाज अब शुरू हो गया है। उपचार थोड़ा कठिन होगा, देर लगेगी, पर उनका उपचार होगा। जैसे आपने 370 धारा देखी कि JNK में खत्म कर दी गई, हालांकि अदालत के आदेश के बाद हमें इलेक्शन कराने पड़े, जबकि वहां इलेक्शन की जरूरत नहीं थी। इलेक्शन का आपने नतीजा देख लिया कि किस तरह से वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सरकार है, जिसका काम है इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, सेंट्रल एजेंसीज भी अपना काम करती हैं, पूरी तरह से फेल हो गई है। ठीक है, वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। हजारों करोड़ रुपए का उनका बिजनेस लॉस हो गया है। वहां के बिजनेस में सड़क पर आ गए, रो रहे हैं बुरी तरह से। वो इसलिए नहीं रो रहे कि वो 26 हिंदुस्तानी या हिंदू मर गए, वो रो रहे हैं कि उनका बिजनेस खत्म हो गया। वो सड़क पर आ जाएंगे यदि वहां पर कोई टूरिस्ट नहीं जाएगा। तो उनकी परेशानी अलग तरह की है। उनको हिंदुस्तान से सोचे कि हमारे साथ कोई, आप प्रियंका या वेदभूषण के साथ कोई सिंपैथी है तो आप भूल जाइए। आप कश्मीर में किसी गांव में किसी अनपढ़ आदमी से बात करोगे तो आपसे पूछेगा क्या आप हिंदुस्तान से आए हैं? वो अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा आज भी नहीं समझते। जो लोग जाते हैं, जो कश्मीर गए हैं, उनको पता है कि उनकी जहनियत किससे जुड़ी हुई है। आज भी वहां की आम औरत आप देखें यूट्यूब और तमाम चीजों को, सोशल मीडिया पर, वो कहती है कि पाक हमारा भाई है, पाक हमारा दोस्त है। ये हिंदुस्तान तो हम पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है। वो तो प्रधानमंत्री तक के मंसूबे बना रखे हैं कि हमारे अपने देश का खुद का प्रधानमंत्री होगा। आप इतिहास को देखिए, आप आज को देखिए, आप आने वाले समय को देखिए, तो ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं प्रियंका, ये पहला और आखिरी पहलगाम नहीं है, ऐसे पहलगाम होंगे, क्योंकि हमारे जो सपेले, हमारे जो सांप अंदर छिपे बैठे हैं, वो जरूर इस तरह की कार्रवाई में पाकिस्तान का और तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज में उनका भरपूर साथ देंगे। ओवर टू यू प्रियंका जी। डीके गिरी जी, जिस तरह से रक्षा मंत्री ने तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक की बात की, तो आपको क्या लगता है कि क्या दूसरी कार्रवाई, पाकिस्तान की कार्रवाई से पहले भारत पाकिस्तान पर कर देगा, या फिर पहले पाकिस्तान कार्रवाई करेगा उसके बाद भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा? साथ ही साथ NSA के साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बैठक की, यहाँ पर सर्वदलीय की बैठक हुई, CSA की बैठक कल हुई, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? आगे हमारा भारत का, सेना का, मैं जितना समझता हूँ, सेना का हमारा नीति रही है कि पहला गोली हम नहीं मारेंगे, लेकिन जवाबी में अब हम मारोगे तो हम खुद हम उसका जवाब देंगे। तो ये पहलगाम का जवाब था जो स्ट्राइक हुआ। और आगे अगर पाकिस्तान फिर स्ट्राइक करता है तो इंडियन आर्मी जवाब देगा। रक्षा मंत्री उसी का तैयारी कर रहे हैं। और आपने जैसे अभी कहा कि इतने जगह पे हमला हुआ तो उसको न्यूट्रलाइज कर दी गई है, तो तैयारियां चल रहा है। उसको अब जैसे भी कहिए, डिफेंस कहिए, ऑफेंस कहिए, सेल्फ डिफेंस कहिए, तो पाकिस्तानी आर्मी तैयार है और उसी का तैयारियों का वो देख रहे हैं, वो रिव्यू कर रहे हैं। रक्षा मंत्री डेली बेसिस पे करेंगे, हर दिन में 3 बार भी करना पड़ेगा। स्थिति इस तरह का नाजुक है। ठीक है जी। तो आगे इंडिया जो स्ट्राइक किया वो तो कर दिया। अभी पाकिस्तान जो स्ट्राइक कर, उसके जवाबी हमला करेगा इंडिया। और जवाबी हमला प्रोपोर्शनेट हो या डिस्प्रोपोर्शनेट हो, वो तो आर्मी के ऊपर है। और जो भी आर्मी जो ऑपरेशन में आता है तो हम लोगों का वो सुनी सुनेंगे। एक आर्मी जवान मारेगा तो वो लोग 20 मारेंगे। तो इसीलिए वो आर्मी अपना असूल पे चलेगा और हम लोगों का चर्चा से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन भारत अभी करने के बाद जो रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि हमारा आगे का कार्रवाई पाकिस्तान का जो कदम लेगा उसी के ऊपर निर्भर करता है करके। वो आप जो कह रहे हैं पाकिस्तान हमला करने की कोशिश कर रहा है और LOC में तो वायलेशन चल ही रहा है। तो हमारे रक्षा मंत्री उसका तैयारी में लगे हुए हैं और वो हमारा आर्मी भी लगे हैं, उसमें करेंगे ही। तो इसको आप सेल्फ रिटेलिएशन कहिए, रिटेलिएशन होते रहेगा। और पहलगाम का भी रिटेलिएशन ही था एक तरह से, और ये रिटेलिएशन होते रहेगा।
तो लेकिन इंडिया अपने तरफ से जंग छेड़ के पाकिस्तान के अंदर घुस जाए, ये हम लोगों का ट्रेडिशनल पॉलिसी रही नहीं है। तो इसीलिए मैं इसका उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि इंडियन आर्मी ऑपरेशन स्टार्ट कर दे और एक ऑफेंसिव में जाके जैसे इजराइल कर रहा है गाजा के खिलाफ, ऐसे इंडियन आर्मी करने का दिख नहीं रहा। लेकिन जवाबी हमला में, और उसको आप जैसे भी उसका रूप हो और जैसे भी उसका परिणाम हो, वो हमारा आर्मी जाने और पाकिस्तान जाने, तो यही होगा। क्योंकि भारत कभी आक्रमण, जब से 1947 से भी कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। बांग्लादेश भी हम जो गए मजबूरी से गए 1971 में, तो हम पहले नहीं गए बांग्लादेश, हमको किसी को मदद करने गए क्योंकि इतना रिफ्यूजी हमारे यहाँ गए थे। सो हमेशा इंडिया का जो भी रिटेलिएशन हुआ है कि उसमें कि इन्वेजन की अटैक हुआ, वो इंडियन हिस्ट्री में नहीं है और इंडियन आर्मी का भी ये ट्रेडिशन नहीं है। तो इसीलिए मैं तो नहीं कहूंगा कि इंडिया हमला करेगा, लेकिन पाकिस्तान जो भी हमला करेगा उसको जवाब देगा। और ये जवाब 3 टाइम्स ज्यादा हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है ना। तुम एक मारो तो हम एक मारेंगे, ऐसे नहीं। आप एक मारो तो हम 5 मारेंगे, है ना। तुम एक गोली फेंकोगे, हम 10 गोली फेंकेंगे, यही होगा। जी चलिए, वेदभूषण जी, जाहिद सिद्दीकी जी, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल समय चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर लौटेंगे इसी मुद्दे पर तमाम चर्चा के साथ।